आज की कहानी है क्यों सरिता अपने पति को माफ करना चाहती थी। जिलाधीश राहुल की कार झांसी शहर की गलियों को पार करते हुए शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुक गई। जिलाधीश की मां कार से उतरकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मां, तेरा सुहाग बना रहे, पहली सीढ़ी पर बैठे हुए भिखारी ने कहा। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने 1 रुपए का सिक्का उसके कटोरे में डाला और सोचने लगी, कहाँ होगा सदाशिव। सरिता को 15 साल पहले की अपनी जिंदगी का वह सबसे कलुषित दिन याद आ गया, जब दोनों बच्चे राशि व राहुल 8वीं 9वीं में पढ़ते थे और वह खुद एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। पति सदाशिव एक फैक्ट्री में भंडार प्रभारी थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वह स्कूल से घर आई तो बच्चे उदास बैठे थे। क्या हुआ बेटा? माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। सरिता ने बच्चों को ढाढ़स बंधाया कि पिताजी किसी जरूरी काम की वजह से रुक गए होंगे। जब 1 डेढ़ घंटा गुजर गया और सदाशिव नहीं आए तो उसने राशि को घनश्याम अंकल के घर पता करने भेजा। घनश्याम सदाशिव की फैक्ट्री में ही काम करते थे। कुछ समय बाद राशि वापस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने आते ही कहा, माँ, पिताजी को आज चोरी के अपराध में फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता को फंसाया गया है। घनश्याम चाचा भी यही कह रहे थे, परंतु पिताजी घर क्यों नहीं आए? राशि ने कहा। रात भर पूरा परिवार जागता रहा। दूसरे दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सरिता सदाशिव की फैक्ट्री पहुंची तो उसे हर जगह अपमान का घूंट ही पीना पड़ा। वहां जाकर सिर्फ इतना पता चल सका कि भंडार से काफी सामान गायब पाया गया है। भंडार प्रभारी होने के नाते सदाशिव को दोषी करार दिया गया और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सरिता घर आकर सदाशिव का इंतजार करने लगी। दिन भर इंतजार के बाद उसने शाम को पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। अगले दिन पुलिस तफ्तीश के लिए घर आई तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सदाशिव फैक्ट्री से चोरी करके भाग गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस खबर के बाद तो पूरा परिवार आते जाते लोगों के हास्य का पात्र बनकर रह गया। सरिता ने सारे रिश्तेदारों को पत्र भेजा कि सदाशिव के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत सूचित करें। अखबार में फोटो के साथ विज्ञापन भी निकलवा दिया। इस मुसीबत ने राहुल और राशि को समय से पहले ही व्यसक बना दिया था। वह अब आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते थे। दोनों ने स्कूल के प्राचार्य से अपनी परिस्थितियों के बारे में बात की तो उन्होंने उनकी फीस माफ कर दी। राशि ने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। राहुल ने स्कूल जाने से पहले अखबार बांटने शुरू कर दिए। सरिता की तनख्वाह और बच्चों की इस छोटी सी कमाई से घर का खर्च किसी तरह से चलने लगा। इंसान के मन में जब किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष को पाने की आकांक्षा बहुत बढ़ जाती है तो उसका मन कमजोर हो जाता है और इसी कमजोरी का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। सरिता की इस कमजोरी में तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई। उनकी बताई हुई पूजा के लिए कुछ गहने भी बेच डाले। अंत में एक दिन राशि ने माँ को समझाया, तब सरिता ने तांत्रिकों से मिलना बंद किया। कुछ माह के बाद सरिता अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल जाने पर पता चला कि उसे टाइफाइड हुआ है। बताया डॉक्टरों ने कि इलाज लंबा चलेगा। यह राशि और राहुल की परीक्षा की घड़ी थी। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ राशि लिफाफा बनाने का काम भी करने लगी। उधर राहुल ने अखबार बांटने के अलावा बारात में सिर पर ट्यूबलाइट लेकर चलने वाले लड़कों के साथ भी मजदूरी की। सिनेमा की टिकटें भी ब्लैक में बेची। दोनों के कमाए ये सारे पैसे माँ की दवाई के काम आए। तुम्हें ये सब करते हुए गलत नहीं लगा? सरिता ने ठीक होने पर दोनों बच्चों से पूछा। नहीं माँ, बल्कि मुझे जिंदगी का एक नया नजरिया मिला। राहुल बोला। मैंने देखा कि मेरे जैसे कई लोग आंखों में भविष्य का सपना लिए परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों बच्चों का वार्षिक परीक्षा में स्कूल में प्रथम आने पर अगले साल से छात्रवृत्ति मिलने लगी थी। घर थोड़ा सुचारू रूप से चलने लगा था। सरिता को विश्वास था कि एक दिन सदाशिव जरूर आएगा। हर शाम वह अपने पति के इंतजार में खिड़की के पास बैठकर आने जाने वालों को देखा करती और अंधेरा होने पर एक ठंडी सांस छोड़कर खाना बनाना शुरू करती। इस तरह साल दर साल गुजरते चले गए। राशि और राहुल अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी पर लग गए। राशि मुंबई में नौकरी करने लगी है।
उसकी शादी को 3 साल गुजर गए। राहुल भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर झांसी में जिलाधीश बन गया। 1 साल पहले उसने भी अपने दफ्तर की एक अधिकारी सीमा से शादी कर ली। सरिता की तंद्रा भंग हुई। वह वर्तमान में वापस आ गई। उसने देखा कि बाहर काफी अंधेरा हो गया है। हमेशा की तरह उसने सदाशिव के लिए प्रार्थना की और घर के लिए रवाना हो गई। माँ, बहुत देर कर दी, राहुल ने कहा। सरिता ने राहुल और सीमा को देखा और उनका आशय समझकर चुपचाप खाना खाने लगी। बेटा, यहाँ से कुछ लोग जयपुर जा रहे हैं। एक पूरी बस कर ली है। सोचती हूँ कि मैं भी उनके साथ हो आऊँ। माँ, अब आप एक जिलाधीश की माँ भी हो। क्या आपका उनके साथ इस तरह जाना ठीक रहेगा? सीमा ने कहा। सरिता ने सीमा से बहस करने के बजाय प्रश्न भरी नजरों से राहुल की ओर देखा। माँ, सीमा ठीक कहती है। अगले माह हम सब कार से अजमेर और फिर जयपुर जाएंगे। रास्ते में मथुरा पड़ता है, वहाँ भी घूम लेंगे। अगले महीने वे लोग भ्रमण के लिए निकल पड़े। राहुल की कार ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा के जिलाधीश ने उनके ठहरने का पूरा इंतजाम करके रखा था। खाना खाने के बाद सब लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने पर कार को रोकना पड़ा क्योंकि सामने से एक जुलूस आ रहा था। इस देश में लोगों के पास बहुत समय है। किसी भी छोटी सी बात पर आंदोलन शुरू हो जाता है या फिर जुलूस निकल जाता है, सीमा ने कहा। राहुल हंस दिया। सरिता खिड़की के बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। उसकी नज़र सड़क के किनारे चाय पीते हुए एक आदमी पर पड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वही तो है, सरिता ने अपने मन से खुद ही सवाल किया। वही टेढ़ी गर्दन करके चाय पीना, वही जोर से चुस्की लेना। सरिता ने कई बार सदाशिव को इस बात पर डांटा भी था कि सभ्य इंसानों की तरह चाय पिया करो। चाय पीते पीते उस व्यक्ति की निगाह भी कार की खिड़की पर पड़ी। शायद उसे एहसास हुआ कि कार में बैठी महिला उसे घूर रही है। सरिता को देखकर उसके हाथ से प्याली छूट गई। वह उठा और भीड़ में गायब हो गया। उसी समय जुलूस आगे बढ़ गया और कार पूरी रफ्तार से दिल्ली की ओर दौड़ पड़ी। सरिता अचानक सदाशिव की इस हरकत से हतप्रभ सी रह गई और कुछ बोल भी नहीं पाई। दिल्ली में वे लोग राहुल के एक मित्र के घर पर रुके। रात को सरिता ने राहुल से कहा, बेटा, मैं जयपुर नहीं जाना चाहती। क्यों माँ? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। क्या मेरा जयपुर जाना बहुत ज़रूरी है? हम आपके लिए ही आए हैं। आपकी इच्छा जयपुर जाने की थी। अब क्या हुआ? आप क्या झांसी वापस जाना चाहती हैं? झांसी नहीं, मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। मथुरा क्यों? मुझे लगता है कि जुलूस वाले स्थान पर मैंने तेरे पिताजी को देखा है। क्या कर रहे थे वे वहाँ पर? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उन्हें सड़क के किनारे बैठे देखा था। मुझे देखकर वह भीड़ में गायब हो गए। सरिता ने कहा। माँ, ये आपकी आंखों का धोखा है। यदि यह सच भी है तो भी मुझे उनसे नफरत है। उनके कारण ही मेरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं जयपुर नहीं, मथुरा जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहती हूँ। माँ, मैं आपके मन को दुखाना नहीं चाहता, पर आप उस आदमी को मेरा पिता मत कहो। रही मथुरा जाने की बात, तो हम जयपुर का मन बनाकर निकले हैं। लौटते समय आप मथुरा रुक जाना। सरिता कुछ नहीं बोली। सदाशिव अपनी कोठरी में लेटे हुए पुराने दिनों को याद कर रहा था। 3 दिन पहले कार में सरिता थी या कोई और? ये प्रश्न उसके मन में बार बार आता था। और दूसरे लोग कौन थे? आखिर उसकी क्या गलती थी जो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर एक गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा? बस इतना ही ना कि वह इस सच को साबित नहीं कर सका कि चोरी उसने नहीं की थी। वह मन से एक कमज़ोर इंसान है। तभी तो बीवी व बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। अब क्या रखा है इस जिंदगी में? खट खट खट, किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सदाशिव ने उठकर दरवाजा खोला। सामने सरिता खड़ी थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। अंदर आने को नहीं कहोगे? बड़ी मुश्किलों से ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच सकी हूँ, सरिता ने कहा। आओ। सरिता को अंदर करके सदाशिव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सरिता ने देखा कि कोठरी में एक चारपाई पर बिस्तर बिछा है। चादर फट चुकी है और गंदी है। एक रस्सी पर तौलिया, पजामा और कमीज टंगी है। एक कोने में पानी का घड़ा और बाल्टी है। दूसरे कोने में एक स्टोव और कुछ खाने के बर्तन रखे हैं। सरिता चारपाई पर बैठ गई। कैसे हो? धीरे से पूछा।
कैसा लगता हूँ तुम्हें? उदास स्वर में सदाशिव ने कहा। सरिता कुछ नहीं बोली। क्या करते हो? थोड़ी देर के बाद सरिता ने पूछा। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 रोटियां चाहिए, वह कुछ भी करने से मिल जाती हैं। वैसे नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल आता है। बच्चे? सरिता के स्वर में आश्चर्य था। हाँ, अनाथ बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। सोचता हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं कर पाया तो इन अनाथ बच्चों की मदद कर दूं। घर से निकलकर सीधे सरिता पूछते पूछते रुक गई। नहीं, मैं कई जगह घूमा, कई बार घर आने का फैसला भी किया, पर जो दाग मैं देकर आया था उसकी याद ने हर बार कदम रोक लिए। रोज तुम्हें और बच्चों को याद करता रहा। शायद इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। पिछले 5 सालों से मथुरा में हूँ। अब तो घर चल सकते हो। राशि अब मुंबई में है, नौकरी करती है, वहीं शादी कर ली है। राहुल झांसी में जिलाधीश है। मुझे सिर्फ तुम्हारी कमी है। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी जिंदगी की कमी पूरी करोगे? कहते कहते सरिता की आंखों में आंसू आ गए। सदाशिव ने सरिता को उठाकर गले से लगा लिया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। यदि तुम्हारे साथ जाकर मेरे रहने से तुम खुश रह सकती हो तो मैं तैयार हूँ। पर क्या इतने दिनों बाद राहुल मुझे पिता के रूप में स्वीकार करेगा? मेरे जाने से उसके सुखी जीवन में कलह तो पैदा नहीं होगी। क्या मैं अपना स्वाभिमान बचा सकूंगा? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? सरिता ने रोकर कहा और सदाशिव के सीने में सिर छिपा लिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम झांसी जाओ और वहां ठंडे दिल से सोचकर फैसला करो। तुम्हारा निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। सरिता उसी दिन झांसी वापस आ गई। शाम को जब राहुल और सीमा साथ बैठे थे तो उन्हें सारी बात बताते हुए बोली, मैं अब अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? एक चाय वाला और जिलाधीश साहब का पिता, लोग क्या कहेंगे? सीमा के स्वर में व्यंग था। बहू, किसी आदमी को उसकी दौलत या ओहदे से मत नापो। ये सब आनी जानी है। माँ, वह कमजोर आदमी मेरा। बस बहुत हो गया राहुल। सरिता बेटे की बात बीच में ही काटते हुए उत्तेजित स्वर में बोली। राहुल चुप हो गया। मैं अपने पति के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहती। क्या तुम लोगों से अलग होकर वह सुख से रहे? उनके प्यार और त्याग को तुम कभी नहीं समझ सकोगे। माँ, हम आपकी खुशी के लिए उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। आप जाकर उन्हें ले आइए। राहुल ने कहा। नहीं बेटा, मैं अपने पति की अनुगामिनी हूँ। मैं ऐसी जगह ना तो खुद रहूंगी और ना अपने पति को रहने दूंगी जहाँ उनको अपना स्वाभिमान खोना पड़े। सरिता रात को सोते सोते उठ गई। पैर के पास गीला गीला क्या है, देखा तो सीमा उसका पैर पकड़कर रो रही थी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कई बार दिल दुखाया है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके समान अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा कर सकूं। सरिता ने भीगी आंखों से सीमा का माथा चूमा और उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भोर की पहली किरण फूट पड़ी। जिलाधीश के बंगले में सन्नाटा था। सरिता एक झोले में 2 जोड़े कपड़े लेकर रिक्शे पर बैठकर स्टेशन की ओर चल दी। उसे मथुरा के लिए पहली ट्रेन पकड़नी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।